जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरीक़े से कर लिए होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ख़ास होने वाला है और सबसे हट के होने वाला है, क्योंकि हमने इसका नाम रखा है चलते चलते। और आज हम करने वाले इकोनॉमिक के चलते चलते में इसका पार्ट 1 करेंगे। अगर आप लोग पार्ट 2 का डिमांड करेंगे तभी ये पार्ट 2 आएगा, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। चलते चलते मैंने इस वीडियो का नाम इसलिए रखा है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर रटाएंगे बिल्कुल भी नहीं। आप हमारा वीडियो सबसे लास्ट में देखिएगा, कब जब आप पूरी तरीक़ा से थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। अब आप समझ चुके होंगे कि अब हमें पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप खाना खाते खाते, नाश्ता करते करते, चलते चलते, एग्ज़ाम सेंटर जाते जाते आपको हमारा ये वीडियो देखना है। ठीक है, अगर आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ तैयारी करना है, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर को मैसेज कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जो हम सबसे पहले सवाल पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। कॉपी में ना इसको नोट करना है, ना ही आपको याद करना है, सिर्फ जाने से पहले एक बार सुनना है अच्छे से। छात्रों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। जितने भी आर्थिक गतिविधियां होती है उनको संचालित कौन करता है? सरकार और निजी कंपनी। ठीक है, इसका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ समाज का कल्याण करना भी होता है। ऐसा नहीं है कि जब मिश्रित अर्थव्यवस्था में सिर्फ लाभ ही कमाया जाएगा, कुछ में प्राइवेट कंपनी है लाभ कमाती है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी? समाज का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए, समाज का क्या हो जाए? भला हो जाए। बात समझ में आई? ठीक है, आइए, अगर पूरी अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में हो, मान के चलो कि निजी कंपनी के हाथ में ना हो, सरकार के हाथ में हो, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और यदि सब कुछ निजी कंपनियों के हाथ में हो तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। ना ही पूरा पूरा प्राइवेट होगा, ना ही पूरा पूरा सरकारी होगा, मिला हुआ होगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। ये प्राइवेट और सरकारी कंपनियों का क्या होता है? सह अस्तित्व होता है, यानी कि दोनों को मिलकर चलाते हैं। और समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जरूरी और आधारभूत क्षेत्र जैसे रेलवे, रक्षा, बिजली, शिक्षा आदि पर नियंत्रण रखती है। अगर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो गवर्नमेंट जो जरूरी चीज़ें होती है ना, उसमें पूरा कंट्रोल अपना रखती है। प्राइवेट कंपनियां निजी कंपनियों को उस पर कंट्रोल करने नहीं देती है, ताकि जनता को आवश्यक सेवाओं से उचित कीमत पर मिल सके। अगर रेलवे प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा तो टिकट की दाम बढ़ जाएगी, अस्पताल प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा तो डॉक्टर की फीस बढ़ जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए सरकार जो है कुछ चीज़ों पर जो है अपना कंट्रोल रखती है। सरकारी विद्यालय में शिक्षा फ्री है, अगर वो प्राइवेट को दे दिया जाए तो वहाँ भी फीस लगने लगेगा। बिजली बिल अभी आप लोगों को माफ़ हो रहा है 200 यूनिट, ये कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। प्राइवेट कंपनी देगी? कभी नहीं देगी। 1 यूनिट फ्री ना देगी, वो भी पैसा ले लेगी आपसे। बात समझ में आई? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जरूरी और आधारभूत क्षेत्रों जैसे रेलवे, रक्षा, बिजली, शिक्षा आदि पर नियंत्रण रखती है, ताकि जनता को आवश्यक सेवाएं उचित कीमत पर मिल सके। वहीं निजी क्षेत्र उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में निवेश करता है। निजी कंपनी कहाँ का करेगा? उद्योग में, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो लगता है उसमें, व्यापार बिजनेस में, सेवा क्षेत्र जो होता है आपका जितने भी, उसमें निवेश करता है, जिससे रोजगार बढ़ता है और आर्थिक विकास तेज होता है। बात समझ में आ गई? उदाहरण अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि उदाहरण से समझते हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? इसलिए कहा जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था संतुलित विकास और सामाजिक कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप से कोई भी सवाल आपसे पूछता है तो आप उसका आंसर समझ करके आसानी से दे पाओगे। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, जब बाजार में मांग और पूर्ति दोनों बढ़ जाए तो क्या होगा। सवाल क्या है, जब बाजार में मांग और पूर्ति दोनों बढ़ जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की मांग यानी कि डिमांड और पूर्ति यानी सप्लाई दोनों का कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो उसका प्राइस होता है, जो उसका दाम होता है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब दोनों में एक साथ वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि किसकी वृद्धि अधिक होगी। ठीक है, तभी वो संतुलन बन पाएगा, नहीं तो बिगड़ेगा संतुलन। यदि मांग पूर्ति से ज़्यादा बढ़ती है, मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। अब जैसे डिमांड हो गया रसगुल्ले का और रसगुल्ला कम आ रहा है तो रसगुल्ला का दाम बढ़ेगा। वही बोल रहा है, यदि मांग पूर्ति से ज़्यादा बढ़ती है तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिक लोग उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं लेकिन वस्तु सीमित है तो दाम बढ़ाना होगा। इसके विपरीत यदि पूर्ति मांग से ज़्यादा बढ़ती है, अब देखिए रसगुल्ला लोग कम खरीद रहे हैं, रसगुल्ला बहुत सारा आ गया तो अब रसगुल्ला का दाम घटेगा। यहाँ पर बात समझ में आया कि नहीं, तो कीमत घट जाती है क्योंकि बाजार में वस्तु की अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। लेकिन अगर मांग और पूर्ति दोनों समान अनुपात में बढ़े तो कीमत में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब दोनों समान मात्रा में बढ़ेगा तो नहीं होगा, हालांकि वस्तु की खरीद बिक्री की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि त्यौहार के समय मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और दुकानदार भी उत्पादन बढ़ा देते हैं। अगर दोनों बराबर बढ़ें तो कीमत लगभग स्थिर रहेगी, दाम उतना ही रहेगा। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, इसलिए मांग और पूर्ति दोनों की वृद्धि से संतुलन मात्रा बढ़ती है जबकि कीमत और उनकी वृद्धि दर पर निर्भर करता है। तो ये आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट है कि हस्तांतरण आय से आप क्या समझते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है आपसे, हस्तांतरण आय वह आय है जो बिना किसी उत्पादन कार्य या सेवा प्रदान किए प्राप्त होता है। यानी कि कोई काम धाम किए नहीं, पैसा मिल रहा है, हमको पैसा मिल रहा है, फोकट का पैसा लेते जा रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हस्तांतरण आय। यानी इस आय के बदले में व्यक्ति को कोई वस्तु या सेवा नहीं देनी पड़ती है। बात समझ में आई। सरकार, जैसे सरकार समाज में कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिए पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन आदि देती है ना, ये सभी हस्तांतरण आय के उदाहरण हैं। इनको कोई काम करना पड़ता है, सभी बुढ़ऊ लोग को पैसा मिलता है ना, तो उन लोगों को काम करना पड़ता है नहीं, फिर भी 1000 रुपया मिलता है। अभी मैया योजना मिल रहा है, कुछ करना नहीं है फिर भी मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है ना, तो वही है हस्तांतरण आय, उसी में आता है। ठीक है, तो इसे ऐसे समझिए, यदि एक बुजुर्ग व्यक्ति को हर महीने सरकार से पेंशन मिलती है तो वो वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसे आय प्राप्त हो रही है। कोई काम नहीं कर रहा है, बूढ़ा व्यक्ति है, बैठा है, उसके खाते में 1000 रुपया आ रहा है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और लोगों का जीवन स्तर सुधारना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, क्योंकि यह किसी नए उत्पादन का परिणाम नहीं होती है, बल्कि केवल आय का पुनर्वितरण है। निष्कर्ष क्या निकला, इसलिए हस्तांतरण आय सामाजिक कल्याण का महत्वपूर्ण साधन है जो आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करता है। आर्थिक असमानता का क्या मतलब, अमीरी और गरीबी को, है ना, कम करने में, ख़त्म नहीं करता है, कम करने में मदद करता है। अब कोई बूढ़ा था, गरीब था, वो एक कप चाय पीने के लिए तरस रहा था, लेकिन जब सरकार उसको 1000 रुपये दे रही है तो वो कम से कम एक कप चाय तो पिएगा, अमीरों के लिस्ट में आएगा। तो बात समझ में आया कि नहीं, चाय क्या, वो तो फिर कॉफ़ी भी पीने लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, भारत में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कैसे होती है, आइए इसको समझते हैं। देखो, विदेशी मुद्रा वह धन है जो किसी देश को दूसरे देशों से उनकी करेंसी में प्राप्त होता है। ध्यान से समझिए, विदेशी मुद्रा वह धन होता है जो किसी देश को दूसरे देशों से उनकी करेंसी जैसे डॉलर, पाउंड में प्राप्त होता है। यह किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान होता है। ठीक है, मतलब रुपया के बदले हमें क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। अभी सब समझ में आएगा, नहीं समझ में आया ध्यान से समझिए। भारत को विदेशी मुद्रा का मुख्य रूप से निर्यात, एक्सपोर्ट के माध्यम से प्राप्त होती है। जब कोई चीज़ बाहर भेजा जाता है तो विदेशी मुद्रा मिलती है। जब भारत दूसरे देशों को वस्तुएं जैसे कपड़ा, दवाइयाँ, मशीन, सेवाएं जैसे IT सेवा बेचता है तो बदले में विदेशी मुद्रा मिलती है।
वाजिब, जाहिर सी बात है, आप किसी दूसरे देश को बेचोगे सामान तो वहाँ से उसको विदेशी मुद्रा मिलेगी। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अन्य स्रोत भी हैं। क्या क्या है भाई? तो विदेशी निवेश यानी FDI, ये सब जो होता है, जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती है, भारत में कोई विदेश से कंपनी आया, वहाँ पे फैक्ट्री डालेगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं हमें पैसा दो, तो सरकार को कौन पैसा देगा? वो विदेशी रुपया ही देगा। पर्यटन, जब कोई विदेशी पर्यटक भारत घूमने आता है तो वो वहाँ से अपना पैसा लेके आता है, ठीक है। अगर अमेरिका से कोई लेके आएगा तो क्या रुपया लेके आएगा? नहीं, डॉलर लेके आएगा वो। प्रवासी भारतीय जो होते हैं, NRI जो होते हैं, जो विदेशों में काम करके अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, तो वो भी डॉलर में ही भेजते हैं। विदेशों से ऋण और सहायता भी एक स्रोत है, ठीक है। विदेशी मुद्रा का उपयोग आयात, भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे निष्कर्ष क्या निकला? इसलिए निर्यात बढ़ाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना किसी भी देश के लिए अत्यंत क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? निगम कर इसका उदाहरण कैसे है? अगर आपसे ये सवाल पूछ ले तो इसका आंसर को कैसे बनाकर लिखा जाएगा? देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, ये आपको समझाया जा रहा है। आप ये मत समझना कि आपको आंसर बताया जा रहा है, आपके दिमाग में बात फिट की जा रही है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है भाई उतारो रटो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आखिरी समय में मैं आपके लिए यही कर सकता हूँ कि आपके दिमाग में ढुका सकता हूँ बातों को, ठीक है। ऐसा कोई नहीं करेगा। आखिरी समय में भी आपको लोग हैं ना लंबे लंबे आंसर देंगे, जो कि भाई पॉसिबल नहीं है रात भर में याद करना और एग्ज़ाम देने जाना, ठीक है। चलो, और वो भी आएगा कि नहीं आएगा पेपर में, इसकी भी गारंटी नहीं है। आपको अगर हम दे दें 20 क्वेश्चन, बोलो रटो, तो क्या आप रटोगे बैठ करके? पहले तो 4 बार सोचोगे ये आएगा कि नहीं आएगा एग्ज़ाम में, कहीं रटना बेकार ना हो जाए। रात भर नींद ख़राब करके रटोगे, सुबह पता चला कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो भाई रटना नहीं है, सिर्फ समझ कर जाना है। और मैं इतनी बातें बता रहा हूँ ना कि ज़रूर कोई ना कोई आंसर आप वहाँ लिख कर लाओगे। चलो, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? निगम कर इसका उदाहरण कैसे? देखिए, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिस व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है वही सीधे सरकार को देता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, और इसका भार किसी दूसरे पर नहीं डाला जा सकता है। प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह व्यक्ति की आय के अनुसार लगाया जाता है, जितना आपका कमाए उतना आप पर लगेगा, जिससे आर्थिक समानता बढ़ती है। उदाहरण के लिए आयकर, संपत्ति कर और निगम कर। अब पूछा था कि निगम कर कैसे है, तो निगम कर कंपनियों की आय पर लगाए जाने वाला कर है। जब कोई कंपनी लाभ कमाती है तो उसे उस लाभ का एक हिस्सा सरकार को कर के रूप में देना पड़ता है। कंपनी इस कर को सीधे ग्राहकों पर नहीं डाल सकती, इसलिए यह प्रत्यक्ष कर का स्पष्ट उदाहरण है। मतलब निगम जो होता है कंपनी पर डायरेक्ट अपना टैक्स लगाता है, तो अब वो कंपनी क्या करेगा? ग्राहक के ऊपर नहीं लगा सकता टैक्स, आपको देना होगा। बात समझ में आया? तो वो डायरेक्ट दे रहा है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स का ही उदाहरण है निगम कर। बात समझ में आई? आइए, प्रत्यक्ष कर सरकार की आय बढ़ाने के साथ साथ अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करने में भी मदद करता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो अमीर गरीब के बीच की खाई को भी ख़त्म करता है। मतलब कि अमीर हो आप तो आपको टैक्स देना होगा, गरीब है तो उसको नहीं देना होगा। बात समझ में? उसका लिमिट होता है। अगर आप 10 लाख रुपए सालाना कमाते हो तो टैक्स दो, नहीं कमाते हो तो टैक्स मत दो, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अतः जो कर सीधे करदाता द्वारा दिया जाता है और जिसका भार हस्तांतरित ना हो सके वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और निगम कर भी इसका मुख्य उदाहरण है। बात समझ? क्यों उदाहरण है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका कि व्यावसायिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं, व्याख्या कीजिए। जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो जमा को स्वीकार करते हैं, इसकी व्याख्या करना है। देखिए इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं हम। व्यावसायिक बैंकों का सबसे प्रमुख कार्य जनता से जमा स्वीकार करना है, यानी जनता से पैसा को स्वीकार करना है, पैसा को वो रखवाता है, डलवाता है अपने खाता में, ठीक है। लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने और उस पर ब्याज कमाने के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बैंक विभिन्न प्रकार के खाते प्रदान करता है। कौन कौन सा खाता? एक होता है आपका बचत खाता, सामान्य लोगों के लिए, जिसमें ब्याज मिलता है, उसमें कुछ कुछ आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है, अगर आप उसमें रखोगे तो। एक होता है चालू खाता, व्यापारियों के लिए, जिसमें बार बार लेन देन किया जाता है, ठीक है। एक होता है सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट, जिसमें निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, जिसमें अधिक ब्याज मिलता है। तो 3 तरह का खाता आपने देखा। बैंक इन जमा राशियों का उपयोग ज़रूरतमंद लोगों और व्यवसायियों को ऋण देने में करता है। आप जो पैसा देते हो
फिर बैंक क्या करता है, उस पैसा को दूसरों को कर्ज देता है, कंपनियों को कर्ज देता है। कर्ज को ही ऋण बोलते हैं, ठीक है। ऋण पर मिलने वाला ब्याज जमा पर दिए गए ब्याज से अधिक होता है और यही बैंक का क्या होता है, लाभ होता है। इस लाइन को समझो। मान लिया आपने मान लिया 1 लाख रुपए का आपको अगर 1,000 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो अगर बैंक किसी को 1 लाख देगा तो उससे 2,000 ब्याज लेगा। तो यही डिफरेंस, आपको 1,000 दिया, उससे 2,000 लिया, 1,000 रुपया बैंक का फ़ायदा हो गया, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोला, ऋण पर मिलने वाला ब्याज जमा पर दिए गए ब्याज से अधिक होता है। यानी जो बैंक जो ऋण दिया है किसी को, वहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो बेसी होगा, किससे, जो आपको दिया जा रहा है उससे ज़्यादा होगा। और यही बैंक का क्या होता है, लाभ होता है। इस प्रकार बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को बढ़ाते हैं, निवेश को प्रोत्साहित करता है और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि जमा स्वीकार करना व्यावसायिक बैंकों का आधारभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। आइए नेक्स्ट है, औसत उत्पादन को परिभाषित कीजिए। यह सीमांत उत्पादन से कैसे संबंधित है, आपको यह भी बताना है। देखते हैं। देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में यह जानना जरूरी होता है कि प्रत्येक श्रमिक कितना उत्पादन कर रहा है। कोई भी उत्पादन प्रक्रिया हो रहा है तो उसमें यह जानना जरूरी है कि प्रत्येक श्रमिक, जितना मजदूर है, वो कितना उत्पादन कर रहा है। औसत उत्पाद का अर्थ है कि प्रति श्रमिक प्राप्त होने वाला उत्पादन, एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है इसका, औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पादन डिवाइड बाय श्रमिकों की संख्या। मान लीजिए कि 12 कलम बने हैं, 4 व्यक्तियों ने 12 कलम बनाया, तो 4 से डिवाइड मारेंगे तो एक व्यक्ति ने कितना कलम बनाया, 3 कलम बनाया। तो ऐसा ही निकालेंगे ना। क्या बोला है, कुल उत्पादन टोटल कितना कलम बना था, 12, श्रमिकों की संख्या मजदूर कितना लगाए थे, 4, तो एवरेज कितना निकल गया, 3। तो वही तो है औसत उत्पाद, 3। बात समझ में आई। वहीं अब आते हैं सीमांत उत्पाद। उस अतिरिक्त उत्पाद को कहते हैं जो अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से प्राप्त होता है। जब आप एक्स्ट्रा श्रमिक लगाएंगे तो उससे जो प्राप्त होगा वो कहलाता है। इन दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। अब चलिए देखते हैं कि सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है तो औसत उत्पाद बढ़ता है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होगा तो औसत उत्पाद क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पाद क्या होता है, घटने लगता है। उदाहरण के लिए समझेंगे हम लोग कि यदि एक नया श्रमिक पहले से अधिक उत्पादन करता है तो औसत बढ़ेगा, लेकिन यदि वो कम उत्पादन करेगा तो औसत क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ऑटोमेटिक है भाई। तो निष्कर्ष क्या निकला कि सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद की दिशा निर्धारित करता है, ठीक है। आइए मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, यह क्यों लागू होता है। देखिए, मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक मूलभूत नियम है। इसके अनुसार अन्य बातें समान रहने पर कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। क्या संबंध होता है ये समझना होगा। जैसे कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या होगी, घटेगी, यह मांग का नियम में आता है। कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी। यह नियम लागू होने के कई कारण हैं, ठीक है। जैसे पहला, घटती सीमांत उपयोगिता। जब हम किसी वस्तु का अधिक उपयोग करते हैं तो उससे मिलने वाला संतोष कम हो जाता है, इसलिए हम उसे कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं। सही बात है। जब हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमको फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे और कम कीमत पर खरीदना चाहेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो लोग उसको सस्ते विकल्प की ओर चले जाते हैं। यदि आपका कॉफ़ी का दाम आप बढ़ा दोगे तो लोग चाय पीना पसंद करने लगेंगे। बात समझ में आया, वही चीज़ बोला। आय प्रभाव। कीमत घटने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे वो अधिक खरीद सकता है, ठीक है। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि इस प्रकार कीमत और मांग विपरीत संबंध ही मांग के नियम का क्या है, आधार है, ठीक है। तो मांग के नियम में ये सब होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केंद्रीय बैंक साख पर नियंत्रण कैसे करते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग समझ कर जाना। देखो, शाख का अर्थ होता है ऋण उपलब्धता। शाख का मतलब होता है ऋण, उपलब्धता, कर्ज को जो उधार दिया जाता है वो उसको उपलब्ध करवाना। अर्थव्यवस्था में महंगाई या मंदी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक शाख को नियंत्रित करता है, ठीक है। मुख्य उपाय इसके क्या क्या हैं, देखिए। बैंक दर नीति। दर बढ़ाने पर ऋण महंगा हो जाता है और लोग कम कर्ज लेते हैं, ठीक है। क्या करेगा, शाख को अगर नियंत्रित करना है, ऋण को नियंत्रित करना है तो क्या करेगा, रेट बढ़ा देगा। तो जैसे ही रेट बढ़ाएगा तो लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कर्ज लेना कम कर देंगे, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात। इसे बढ़ाने पर बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम पैसा बचता है।
ठीक है, ये भी नियम वो लगा सकता है। बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बैंक क्या ऋण देगा। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं, केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां बेचकर बाजार से पैसा वापस ले सकती है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद है चयनात्मक साख नियंत्रण, कुछ खास क्षेत्रों में ऋण को सीमित या प्रोत्साहित किया जाता है। इन उपायों से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा नियंत्रित करके स्थिरता बनाए रखती है। ठीक है, आइए 10वां पॉइंट है हमारा, उपयोगिता को परिभाषित करना है आपको। क्या है उपयोगिता? देखिए, उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जिससे मानव की आवश्यकता या फिर इच्छा की पूर्ति होती है। बात समझ में आई? फिर से समझिए, उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जिससे मानव की आवश्यकता या फिर इच्छा की क्या होती है? पूर्ति होती है। ध्यान रखें, उपयोगिता का मतलब केवल फायदेमंद होना नहीं है, बल्कि ज़रूरत पूरी करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए दवा का स्वाद खराब हो सकता है, फिर भी उसमें उपयोगिता है क्योंकि वह बीमारी ठीक करती है। बात समझ में आया? उपयोगिता क्या है? उपयोगिता थोड़ा सा अटपटा चीज़ है। अब इसको समझने के लिए आपको इतना कहानी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उपयोगिता व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है। जो वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है वह दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं होता है। जैसे दवा अभी मेरे लिए ज़रूरी है बुखार की, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं हो सकता है। बात समझ में? अर्थशास्त्र में उपभोक्ता अपनी सीमित धन से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए उपयोगिता की अवधारणा उपभोक्ता व्यवहार को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। अब हमें जो चीज़ आवश्यकता है उसको हमको संतुष्टि प्राप्त करनी है। ठीक है, अब जैसे मुझे बुखार आ गया, अब हमें दवा लेकर के अपने बुखार को ठीक करेंगे तब हम संतुष्टि प्राप्त हो जाएगा हमको। तो उसकी क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगिता। तब ना हम बोलते हैं हमें दवा की उपयोगिता है। बात समझ में आई? तो ये उपयोगिता वाली बात को आपको अच्छे से समझ में आना। टोटल हम लोगों ने 10 पॉइंट को आज डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा। पता नहीं आप लोग देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, समय भी काफ़ी कम बचा है। वैसे बेस्ट ऑफ लक सभी को, आप सभी को एग्ज़ाम दीजिए अच्छा से। अगर आप बोलोगे तो इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।